जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों फटाफट से आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। थंबनेल पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये सिविल सर्विस के लिए है। प्री मेंस और इंटरव्यू सभी में काम आने वाला है, लेकिन वैसे तो ये ज़्यादातर मेंस और इंटरव्यू के लिए ही है। चाहे आप सिविल सर्विस में यूपीएससी दे रहे हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विस यूपीपीएससी बीपीएससी वगैरह दे रहे हो, या फिर आप कोई सेकंड क्लास ऑफिसर का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरओ एआरओ वगैरह का ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कि एक टॉपिक निबंध यानी कि ऐसे आता है, तो ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यूपीएससी में जीएस के 4 पेपर आते हैं, जिसमें से जो जीएस का तीसरा पेपर होता है उसमें एक टॉपिक आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर एकदम आसान शब्दों में समझें हम लोग, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा वो है जिसमें कि मशीन में इंसान सोचने समझने की ताकत को डाल देता है। जैसा कि अगर आप लोगों ने देखा होगा, मूवी आई थी रोबोट, उसमें रजनीकांत जी की जो है रोबोट बनाते हैं, उसके बाद में वो मूवी पूरी उसी के आसपास घूमती है। तो एक वो ये मूवी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा उदाहरण है, उसके फ़ायदे और नुकसान बताने के लिए। दूसरा, अगर आप लोग गूगल पे चलाते होंगे, देखते होंगे, टीवी पे ऐड चलता है, ओके गूगल मुझे ये बताओ, ओके गूगल मुझे वो बताओ, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ये भी टॉपिक है, जो कि आप कह सकते हो कि हाँ, एक उदाहरण दे सकते हैं आप कि हाँ ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अभी आप लोग आसान शब्दों में समझ गए होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। अब चलिए आगे देखते हैं कि मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कैसे कब हुई। देखिए, 1950 के दशक में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन 1970 के दशक में इसको इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हुई। सबसे पहले जापान ने इसको इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। दोस्तों, अगर आपको ऐसे आ जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखने के लिए, या इंटरव्यू में पूछ लेते हैं यूपीएससी में, या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज में, या फिर जो है मेंस में आ जाता है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ताकि आप लोग बना करके वहाँ पे आंसर राइटिंग कर सकें या अपने आंसर दे सकें इंटरव्यू में। ठीक है। जब जापान ने इस ओर ध्यान दिया तो उस सन था 1981, और 5th जनरेशन कंप्यूटर का उसने उतारने की शुरू की। इसके लिए उसने 10 साल का एक पूरा रूपरेखा तैयार की थी जापान ने। उसके बाद से जो है यूरोपीय संघ के जो देश थे, यूरोपीय यूनियन के नाम से जो जाने जाते हैं, उसमें उन्होंने स्पिरिट के नाम से इसकी शुरुआत की। फिर 1983 में कुछ निजी संस्थाएं जो हैं मिली, और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकें जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। अब देखिए कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो रहा है। अगर जो है बात की जाए तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है, ऐसी कोई भी प्लेस बचा नहीं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ना हो रहा हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ये मान लीजिए कि कंप्यूटर गेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलते हैं, भाषा संस्करण, और जो ये कई सारे जो है जैसे कि मान लीजिए आजकल प्लेन, कौन सा प्लेन किस हवाई अड्डे से किस रनवे से कब उड़ेगा, और किस हवाई अड्डे के किस रनवे नंबर पे कब उतरेगा, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही हो रहा है। कंप्यूटर में कमांड दे दी जाती है, और सब कुछ कंप्यूटर ही ऑपरेट करता है कि कितने बजे कौन सा एयरपोर्ट से कौन सा प्लेन उड़ेगा, और कितने बजे किस रनवे पे किस एयरपोर्ट पे कौन सा प्लेन उतरेगा। ये सब पूरा कंप्यूटर के माध्यम से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जा रहा है। इसके अलावा जो है इसको चलाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप लोग शेयर बाज़ार है, बीमा कंपनियां हैं, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पे इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ना हो रहा हो। ठीक है। अभी देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आए हैं कि भारत में इसकी क्या संभावना है। जैसे कि आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि भैया मतलब कि जो है यहाँ पे तो जो है पहले इतनी आबादी है और इतनी बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार दे पाना पॉसिबल नहीं है, तो भारत में क्या संभावना है। तो देखिए, आप अपना आंसर ऐसे दे सकते हैं कि रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और अन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर भारत में निकट भविष्य में चौथी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने की संभावनाएं तलाशी जाने लगी हैं। मतलब अगर भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है, तो चौथी औद्योगिक क्रांति, जैसे कि पहली इंग्लैंड में हुई थी
औद्योगिक क्रांति आप लोगों को पता ही होगा। तो वैसे चौथी औद्योगिक क्रांति जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी दुनिया में और भारत की तेज़ी से तरक्की करने के लिए। तो ये एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में बनाना चाहे क्षमता अपनी भारत, जैसे कि अभी देखिए कोरोना आया था तो कितने सारे डॉक्टर्स भी चपेट में आ गए थे, कितने सारे डॉक्टर्स भी मर गए थे, मेडिकल टीम लगी हुई थी। लेकिन अगर यही रोबोट ये काम कर रहे होते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोरोना के टाइम पे, चाहे भारत होता चाहे विश्व कोई देश होता, तो नुकसान कम होता। इसी की तरह अगर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, जैसे कि अगर रोबोट से ही पढ़ाएं, हाँ, और जो है नागरिकों के लिए शासन प्रणाली विकसित करने, जैसे कि मान लीजिए आप लोग अपनी कहीं समस्या लेकर के जाते हैं पुलिस के पास में या फिर किसी और विभाग में, तो अगर यही काम जो है इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कराया जाए, तो जैसे कि कई सारी बुराई प्रथाएं हैं भारत में, घूस देनी पड़ती है ना, इतना करप्शन है, जैसा कि भी हम लोगों ने वो पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो करप्शन भी दूर किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अगर रोबोट बैठा हुआ तो वो आपसे क्या ही पैसा लेगा, है कि नहीं है। देखिए, तो भारत में एक संभावना तो ये हो गई। अब देखिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो है अभी इस बार के बजट में सरकार ने 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के नाम से स्टार्टअप शुरू किया है, जिसके लिए $400 मिलियन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें क्या क्या शामिल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल है, 3D प्रिंटिंग शामिल है, ब्लॉकचेन शामिल है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन पर हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि नए वीडियो जो अपलोड हो रहे हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और जो है सरकार द्वारा प्रयास इसमें और ये किया जा रहा है कि जो क्वांटम कम्युनिकेशन का क्षेत्र है उसमें जो शोध होता है, ट्रेनिंग होती है, कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाती है, ये सब बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, अब देखिए कि जो है अभी इंटेलिजेंट रिपोर्ट कहाँ कहाँ बन चुके हैं। जो एक रोबोट है सोफिया नाम का, ये सऊदी अरब में है, बहुत फेमस है। अगर आप आज भी जाते हैं सऊदी अरब में, ये भारत भी आया था अभी 2017 में, जो है जब इसको सऊदी अरब ने इसको अपनी पूर्ण नागरिकता दे दी है, तो ये जो है किसी भी देश का नागरिकता हासिल करने वाला पहला दुनिया का रोबोट है। सोफिया एक महिला का नाम इसको दिया गया है रोबोट को। और जो है सो इसके हाव भाव जो है बिल्कुल मनुष्यों की तरह ही हैं। ये चेहरा भी पहचान सकती है, ये जो है हर काम कर सकती है जो इंसान कर सकता है। इसी के साथ साथ जो है इसको जब वहाँ का कानून के अनुसार मान्यता दे दी गई है, तो अगर ये किसी के साथ कुछ गलत कर सकती है तो इंसान कोर्ट जा सकता है, या कोई इंसान के साथ में गलत करता है तो ये कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकती है। 2017 में ये भारत आई थी, जब रोबोट का फेस्ट होता है हर साल, कभी बेंगलोर में लगता है, कभी कर्नाटक में लगता है, कभी मुंबई में लगता है। तो इस तरह जो रोबोट के फेस्ट होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, तो 2017 में जब ये हुआ था, एशिया का सबसे बड़ा टेक मुंबई में आयोजित किया गया था, तो ये सोफिया भारत आई थी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसके लिए सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगले 1.5-2 दशकों में कम से कम 1.5 से 2 लाख रोजगार ख़त्म हो जाएंगे, हैं। और इसके जो है जो हम लोग इसको तभी लागू करें, जैसे कि इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो बेरोजगारी तो बढ़ जाएगी, तो ये बात सही है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से नुकसान भी है, जिसको कि अगर हम लोग कम कर लें तो कि नुकसान कम से कम होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इंसान बहुत मुश्किल से काम कर पाता है। जैसे कि मान लीजिए बॉर्डर पे जा कर के लड़ना है, तो अब अगर रोबोट लड़ेगा जा कर के, तो फिर उसमें क्या होगा, हमारे सैनिकों का नुकसान कम से कम होगा। हमारा जो सबसे बड़ी जो कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है, वो होता है इंसान, मानव, ह्यूमन। तो सबसे हमारी जो मेन पूंजी है वो बची हुई रहेगी। तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा तो हम लोगों को यही होने वाला है। इसके अलावा जो है अगर मान लीजिए कि आप लोगों इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है, अगर इसने रोबोट ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किसी को अपना दुश्मन मान लिया, किसी इंसान को, तो ये नुकसान तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। जैसे कि आप लोगों ने रोबोट मूवी में देखा होगा, टर्मिनेटर में देखा होगा, तो कहीं ना कहीं जो है अगर हथियार हो गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए और मशीनें हो गई, तो अगर ये बगावत करती हैं तो इंसान के लिए नुकसान बहुत ज़्यादा कर देंगी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते समय या प्रोग्राम फीड करते समय ये याद रखना है कि क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है और क्या हमारे लिए नुकसान है, तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको पूरी तरह से फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए इसी तरह से जो है गूगल ने एक
प्रोग्राम शुरू किया। अगर आप लोग देखना चाहें अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए तो आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं। ये लर्निंग विद गूगल के नाम से है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरा नाम है लर्न विद गूगल एआई। इसी एक वेबसाइट है, अगर आप इस पर जा करके अपना सर्च करते हैं गूगल पे इस वेबसाइट को, तो इसमें जो लेक्चरर हैं इसको पढ़ाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, अगर आप सीखना भी चाहें तो आप उस पर इनके लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। और थोड़ी और अच्छी जानकारी चाहते हैं तो भी आप उस पर जा सकते हैं। और ये लगभग 15 घंटे का कोर्स है, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको ले सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संकल्पना कहाँ से आई। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पुरानी एक अवधारणा है। ग्रीक के अनुसार मैकेनिकल मैन की अवधारणा से संबंधित कहानियाँ मिलती हैं। जब आप ग्रीक की कहानियाँ पढ़ते हैं तो उसमें मैकेनिकल मैन के नाम से कुछ कहानियाँ आज भी हम लोगों को मिलती हैं। मतलब एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो हम लोगों के व्यवहार की पूरी तरह से नकल करता है, जो जिंदा तो नहीं है लेकिन हम लोगों के व्यवहार की पूरी तरह से नकल करता है। इसके अलावा जब आप शुरू में कंप्यूटर का विकास हो रहा था यूरोप कंट्रीज़ में, तो आपने उसमें देखा होगा कि बेसिक मैथ होती थी, मेमोरीज होती थी, ऐसी क्षमता है कि जो हम लोग याद रख सकते या हम लोग भूल जाते हैं, तो वो उसमें कंप्यूटर में पहले ही फीड कर दी जाती थी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पुरानी एक संकल्पना है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसा कि उस दिन हमने बताया था आप लोगों को स्मार्ट सिटी के बारे में कि ये कोई नई नहीं, बहुत पुरानी संकल्पना है, जो कि हड़प्पा की सभ्यता या मोहनजोदाड़ो से लिया गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्मार्ट सिटी। वैसे ही ये भी कोई नई संकल्पना नहीं है, ये भी पुरानी संकल्पना ही है। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख चुके हैं, ये लेक्चर सुन चुके हैं पूरा। अब अगर आई होप कि कहीं भी आप लोगों से कोई ऐसा क्वेश्चन कर लिया गया तो आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं। और इस प्ले लिस्ट में हमने और भी कई सारे ऐसे वीडियोस ऐड करके रखे हुए हैं, जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की या नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं कि हम कभी कहीं पे हों या कहीं पे कोई टॉपिक छिड़ जाए तो हम उस पर बात कर सकें, तो आप लोग उस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए एंड तक। लाइक ज़रूर कीजिए, जब आप लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा काम करें। अगर कुछ कमियां रह गई हों तो अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हम लोग और अच्छा काम आगे कर सकें या और बेहतर तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। और कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, या कोई सवाल हो उसका जवाब चाहिए हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। हम लोग जल्दी ही आएंगे नया वीडियो लेकर के।